नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से हाजिर है जेल प्रेरी के पुराने पेपरों के साथ। हमने दो पुराने पेपर देख लिए हैं, आज तीसरा पेपर देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से पहले। जेल प्रेरी के लिए तो है ही, बाकी एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए व्याख्या सहित जेल प्रेरी के पुराने पेपर छाप लीजिए, क्योंकि सवाल रिपीट होते हैं भाई। सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़े, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। पूर्व सूचना और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले। और टेस्ट यदि आपको देना है तो प्ले स्टोर से जाकर या गूगल पे सर्च करके गोल गुरु एकेडमी नाम से जो अपना ऐप बना हुआ है उसको डाउनलोड कर ले वे। अब शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में सवालों से। साल्ट लेक स्टेडियम कहां पर है भाई? तीन जगह ये नहीं है, एक जगह है। तो साल्ट लेक स्टेडियम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि एग्जाम में समय नहीं है। तो साल्ट लेक जो स्टेडियम है ये आपके कोलकाता में है भाई। कहां पर है? कोलकाता में। कोलकाता कहां पर है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए सरदार पटेल। ये तो आपको प्रांतीय समिति के अध्यक्ष मिलेंगे, प्रांतीय समिति। तथा और कौन सी समिति के अध्यक्ष है? मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष। संविधान की मौलिक अधिकार समिति है, उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णमा स्वामी। तो बी आर अम्बेडकर ये कौन सी समिति के अध्यक्ष थे भाई? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनको संविधान के जनक भी कहा जाता है। अब देखिए भारतीय संविधान सभा की जो है संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये और कौन थे भाई? ये फर्स्ट पीएम थे इंडिया के, पहले प्रधानमंत्री थे। आगे चलते हैं। कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? देखिए जनरल मोहन सिंह, ढिल्लो, शहनवाज खां या फिर जारसी दत्त। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सबसे पहले आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में कौन करते हैं भाई? मोहन सिंह करते हैं। कैप्टन मोहन सिंह द्वारा 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है। बाद में कौन जुड़ जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस जुड़ जाते हैं इसमें। सुभाष चंद्र बोस जुड़ जाते हैं, जिनके नाम से ही आजाद हिंद फौज है जो फेमस होती है भाई। सुभाष चंद्र बोस इसमें जुड़ जाते हैं। आजाद हिंद फौज का एक नारा था, कौन सा? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो नारा दिया था आजाद हिंद फौज ने। ठीक है भाई। तो ये तीन ऊपर वाले हैं, ये आपके आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए हैं। जारसी दत्त आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़े हुए। आगे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था, बताइए। देखे अबुल कलाम आजाद, अली बंधु ने, फरुखुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना। ये पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम थे भाई। फर्स्ट पीएम थे किसके? पाकिस्तान के। तो देखिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है कब? 1919 में। 1919 में इसकी शुरुआत होती है अली बंधुओं द्वारा। और महात्मा गांधी इसको असहयोग आंदोलन से जोड़ लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है? हिंदू मुस्लिम में एकता के लिए गांधी जी इसको असहयोग आंदोलन से जोड़ लेते हैं, क्योंकि उस समय अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता बहुत ज्यादा जरूरी थी। आपने पढ़ा होगा बंगाल का विभाजन किया था 1905 में, किस लिए? इस हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए शुरुआत में अंग्रेजों ने क्या किया? बंगाल का विभाजन किया था। तो हिंदू मुस्लिम एकता बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन में भाग दिया और इसको जोड़ लिया किससे? असहयोग आंदोलन से। आगे देखिए तानसेन का मूल नाम क्या था? ये कौन थे भाई? अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रत्नों में से एक थे। कौन? तानसेन। क्या इनका नाम रामतनु पांडे था मूल नाम? बाज बहादुर, मकरचंद पांडे या लाला कलावंत? तो रामतनु पांडे था तानसेन का मूल नाम। आगे देखिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है भाई? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? ये आपके नीदरलैंड हेग में। कहां पर है? नीदरलैंड हेग में। नीदरलैंड कहां पर है? नीदरलैंड यहां पर है आपके। ये कौन सा? उत्तरी सागर के तट पर यूरोप महाद्वीप का एक देश है भाई। यूरोप का एक देश है, कौन सा? नीदरलैंड। नीदरलैंड वहां पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का है वो मुख्यालय। आप बताओगे
यहां पर उत्तरी सागर है, यहां पर एक बाल्टिक सागर है भाई, बाल्टिक सागर है। अब कमेंट में बताओगे कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। आगे चलिए, वी आकार की घाटी कौन बनाता है? तो देखिए नदी बनाती है वी आकार की घाटी। कौन बनाती है? नदी बनाती है। नदी की 3 अवस्था होती है भाई, 1, 2 और 3। युवावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। वृद्धावस्था। तो नदी जो होती है युवा अवस्था में, जब पर्वत से नीचे उतरती है तो बहुत तेज गति से बहती है, और थाने ही जाने तेज गति में बहे जगह तो बहुत अच्छो ट्रीटमेंट करे। तो जब युवा अवस्था में नदी पर्वतीय ढाल से मैदानों की ओर आती है, नीचे की ओर आती है, तो वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। तो कौन करता है? नदी करती है वी आकार की घाटी का निर्माण। आगे चलिए भाई, साबरमती नदी किस शहर के किनारे है? साबरमती नदी, साबरमती नदी राजस्थान से निकल के गुजरात में बहती हुई कहां गिर जाती है भाई? आपके अरब सागर की ओर चली जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। ये अपने राजस्थान से निकलती है, राजस्थान से निकलने के बाद गुजरात में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। साबरमती नदी है, इसके किनारे अहमदाबाद है, अहमदाबाद है। और कौन है भाई? गांधीनगर भी है। गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है वो भी इसी नदी के किनारे है। अब आप बताओगे हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे? हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे, ये भी बताओगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। मक्के की खेती की जा सकती है, अरे उस मौसम में की जाती है जब जून जुलाई में बोया जाता है। जून जुलाई में बोया जाता है, अगस्त में क्या है? उसकी रुखाली की जाती है, सितंबर अक्टूबर में उस फसल को काट लिया जाता है। ऐसी कौन सी फसल है भाई? खरीफ के मौसम में। खरीफ के मौसम की यदि बात करें तो और कौन कौन सी है भाई? बाजरा, तिल, जवार, गवार, ये सारे किस में आएंगे? ये भी खरीफ में आएंगे। अब देखो जायद के मौसम में कौन सी है भाई? ककड़ी और तरबूजा, तरबूजा। रबी के मौसम में आपको पता ही है, गेहूं, जौ, सरसों, राई, तारा मीरा, जीरा, तारा मीरा और जीरा, इसबगोल, ये सारे किसमें? खरीफ की फसल में आते हैं। आगे चलते हैं भाई, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? देखिए वेद 4 है, 4 वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद और ऋग्वेद सबसे प्राचीन है भाई, सबसे प्राचीन है। इसमें क्या है? देवताओं की स्तुति है, देवताओं की स्तुति का जिक्र किया गया है। सामवेद संगीत का जनक, संगीत का जनक। कौन सा वेद? सामवेद। अब देखिए अथर्ववेद जादू टोनू से संबंधित है, और ये किससे संबंधित है भाई? मंत्रों से। यजुर्वेद मंत्रों से संबंधित है, अथर्ववेद जादू टोनू से संबंधित है, सामवेद संगीत से संबंधित है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है वेद है। इसमें कितने? 1028 जो है मंत्रों का उल्लेख किया गया है इसमें, और देवताओं की स्तुति का जिक्र किया गया है। कौन से वेद में? आपके ऋग्वेद में। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो देखिए जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर और लेह। यदि बात करें लेह की, ये कहां पर है? ये लद्दाख में है, लद्दाख में सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। और कैसा मरुस्थल है? ये ठंडा मरुस्थल है, भारत में ठंडा मरुस्थल है लेह। और गर्म कौन सा है? गर्म में आपका है थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। ठीक है भाई, तो ऐसा सब स्थान जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, भारत के सबसे
उत्तरी किनारे पर कौन सा लेह? अलमाटी बांध कहाँ है? देखिए भाई, अलमाटी और अलमटी, अलमटी बांध मैंने कुछ सोर्सों से प्राप्त किया कि अलमाटी जो बांध है वो तो कजाकिस्तान में, और मूल रूप से जो कृष्णा नदी पर बांध बनाया गया है उसे क्या बोलते हैं? अलमटी बांध बोलते हैं। तो ये कृष्णा नदी पर बनाया गया बांध है भाई। कौन सा बांध है? ये आपके अलमटी बांध है। कौन सी नदी? कृष्णा। दक्षिणी भारत में 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा और कावेरी। तो ये कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? अलमाटी बांध बनाया गया है। आगे चलिए, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो देखिए, आर्टिकल अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81, तीनों में अलग अलग जिक्र है। 79 में किसका जिक्र है भाई? संसद का जिक्र है। किसका जिक्र है? संसद का जिक्र है। 80 में किसका जिक्र है? ये आपके राज्यसभा का जिक्र है। और इसमें किसका? 81 में लोकसभा का जिक्र किया गया है। मतलब है 79 में संसद की संरचना का उल्लेख किया गया है, 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है और 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? भारत की संसद। इन तीनों से मिलकर बनती है क्या? ये तो अनुच्छेद का जिक्र किया गया है। संसद का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये संसद के 3 अंग है, इनमें से एक भी नहीं होगा तो संसद अधूरी है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर भारत की संसद का निर्माण होता है। राइट आंसर कितना होगा? 3। आगे देखिए, भारतीय संविधान में सम्मिलित संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है? तो यदि संसदीय व्यवस्था की बात करें, एक नाम आता है आपके संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था ये तो ली गई है कनाडा से। कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है। ये आपके उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में ये कनाडा है, ये यूएसए है और ये आपके मैक्सिको है। साथ साथ में लोकेशन भी थोड़ी थोड़ी देखते जाया करो। इस तरीके से हम हमेशा के थोड़े बहुत देश देखेंगे तो सारे देश भी याद हो जाएंगे। उत्तरी अमेरिका में 3 देश है, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। ये जो कनाडा है यहाँ से भारतीय जो है संविधान में संघीय व्यवस्था को शामिल किया गया है। यहाँ पर पूछा गया है संसदीय व्यवस्था, ये आपके ब्रिटेन से ली गई है। अब देखिए, बात करते हैं अमेरिका की, कनाडा की बात, आयरलैंड की बात और कर लेते हैं। इससे लिए गए नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व लिए गए किससे? आयरलैंड से लिए गए। अब बात करते हैं अमेरिका से। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में? तो देखिए, आपके लिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये तीनों कहां से लिया गया है? ये आपके अमेरिका से लिया गया। पुनः देख लीजिए एक बार, संघीय व्यवस्था कनाडा से, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया ली गई है, ब्रिटेन से आपके संसदीय व्यवस्था और अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राष्ट्रपति पर महाभियोग लिए गए हैं। तो भारतीय जो संविधान में है, अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ समावेश किया गया है, ये भी याद रखना भाई। आगे देखिए, भारतीय संसद के सदन कितने हैं? भारतीय संसद के 2 सदन है भाई। कितने सदन है? 2 सदन है। एक है निम्न सदन, एक है उच्च सदन। उच्च सदन, इसे आम सदन भी बोलते हैं, आम लोगों का सदन भी बोलते हैं, इसे वरिष्ठ जनों का सदन भी बोलते हैं, वरिष्ठ जनों का सदन भी बोलते हैं। इसमें पहुंचने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए
और यहां पहुंचने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ये देखिए यहां निर्वाचित होते हैं और यहां पर क्या होते हैं भाई, सीधे भेजे जाते हैं ना। कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जो है राज्यसभा में सदस्य किस प्रकार से भेजे जाते हैं और लोकसभा में किस प्रकार से भेजे जाते हैं। राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है, 25 है। राज्यसभा की सीटें कितनी है, ये आपके 10 है। ठीक है भाई। अरे आप देखते हो ना, राज्यसभा में फलाने व्यक्ति को राजस्थान से राज्यसभा में भेजा गया, अपन वोट थोड़ी ना देते हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताओ राज्यसभा के सदस्य को किस प्रकार से सदन में भेजा जाता है। तो कितने सदन है, 2 सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इसका जिक्र कहां पर है, अनुच्छेद 80 में, इसका जिक्र अनुच्छेद 81 में है। 3 से मिलकर तो क्या बनती है, भारत की संसद का निर्माण होता है। और सदन कितने हैं, सदन है आपके 2, एक में सीटें कितनी है, दूसरे में सीटें कितनी है, ये भी बताओ। 552 किस में, 250 किस में, कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ होमवर्क तुम्हारा भी होना चाहिए। सारी चीजें आप सुनोगे, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता आप नहीं दिखाओगे तो ये चीजें आपको इतनी याद नहीं रहेगी जितनी होनी चाहिए। तो भाई की ना की तो थंगना उसारो लगाया करो, ठीक है। बेटा बेटा मकाना मत खाया करो। राज्य में सबसे अधिक गागरोनी तोते किस अभ्यारण्य में मिलते हैं भाई। तो देखिए गागरोनी तोते क्या रणथंभौर में मिलते हैं, केवला देवी में मिलते हैं, सरिस्का में मिलते हैं या मुकुंदरा हिल्स। यदि इन ऑप्शनों के हिसाब से देखे, वैसे तो गागरोनी तोते कहाँ मिलते हैं, सीता माता अभ्यारण्य में मिलते हैं ना, मिलते हैं ना सीता माता अभ्यारण्य में। तो रणथंभौर किस लिए प्रसिद्ध है भाई, बाघों के लिए, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। केवला देवी प्रवासी पक्षियों के लिए, साइबेरियन क्रेन प्रवासी पक्षियों के लिए, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और यदि सरिस्का की बात करें तो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। इस ऑप्शन के हिसाब से मुकुंदरा हिल्स होगा। गागरोनी तोते वैसे कहां है, सीता माता, सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य। आगे चलिए भाई, पौष मास में आयोजित होने वाला मेला कौन सा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 12 महीने होते हैं, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसोज कार्तिक मिंगसर पौष मास फागण। तो इस जो पौष जो महीना होता है, 10वां महीना होता है, उस समय नाकोड़ा जी का मेला लगता है। नाकोड़ा जी कहाँ है भाई, ये आपके बाड़मेर में है। बाड़मेर राजस्थान का मेवानगर, राजस्थान का मेवानगर नाकोड़ा, मेवानगर, मेवानगर। जीण माता कहां पर लगता है इनका मेला, सिक्कर में लगता है। सिक्कर में भी कहां पर, रेवासा, रेवासा सिक्कर में मेला लगता है। दधीमती का गोट मांगलोद, गोट मांगलोद कहां पर है भाई, नागौर में मेला लगता है। रणकपुर का मेला जो कहां लगता है, ये आपके पाली में लगता है। तो ये भी याद रखोगे साथ साथ में। नाकोड़ा जी का मेला पौष महीने में कहां लगता है, बाड़मेर में लगता है भाई। सत्येन मैत्रेय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो जो अभी हम काम कर रहे हैं इसी से संबंधित है। सत्येन मैत्रेय पुरस्कार है शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित बोले तो साक्षरता से संबंधित है भाई। किसके समय हैन-सांग राजस्थान आया था, तो देखिए उत्तरी भारत के महान शासक हुए थे एक हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जिनका कार्यकाल क्या था भाई, 606 से लेके 647 ईस्वी के मध्य इन्होंने राज किया था। इन्हीं के समय हैन-सांग जो है वो राजस्थान आया था। तो बोले तो 7वीं शताब्दी में राजस्थान आया। कौन आया, कौन भाई, ये आपके हैन-सांग आया था 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के काल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हर्षवर्धन होगा। हर्षवर्धन का ये जो है शासकीय काल रहा, 606 से लेकर 647 तक इन्होंने राज किया। उसी समय ये हैन-सांग जो है ये कहां का था भाई, चीनी यात्री था।
चीनी यात्री। इसके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, कमेंट बॉक्स में बताना, देखिए कौन सा ग्रंथ लिखा था इसने। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के समय राजस्थान आता है। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो देखिए तराइन के दो युद्ध हुए थे, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड। फर्स्ट हुआ था 1191 में, दूसरा हुआ था 1192 में। इसमें विजय कौन? पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ, और इसमें गौरी विजय हुआ। गौरी विजय हुआ तो क्या अकबर व हेमू के मध्य लड़ा गया, राणा सांगा व बाबर के मध्य लड़ा गया, हमीर व अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान? ये है भाई इसका राइट आंसर। तराइन का दूसरा युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय भी बोला जाता है, इन दोनों के मध्य ये युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध। आगे चलिए भाई, निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन संस्था राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है? तो देखिए राजस्थान में जो नगरीय स्वशासन है, इसका ढांचा कैसा है? त्रिस्तरीय ढांचा है, त्रिस्तरीय संरचना है, त्रिस्तरीय संरचना है, जिसमें कौन कौन सा है? नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। तीन है ना, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। इसका मुखिया कौन होता है भाई? महापौर होता है, जिसे मेयर भी कहते हैं। नगर परिषद का जो मुखिया होता है, कई जगह सभापति मिलता है, सभापति, और इसे चेयरमैन भी बोलते हैं भाई, अध्यक्ष भी बोल देते हैं। नगर पालिका का जो मुखिया होता है उसे क्या बोला जाता है? अध्यक्ष बोला जाता है। कमेंट बॉक्स में अपने अपने नगर पालिका जो क्षेत्र में लगती है उसके अध्यक्ष बताओ। देखिए आप कितनी जागरूकता रखते हो, या यही रोटियां को चूरो करो, भी तो ध्यान होनी चाहिए ना। कई बार सिर्फ जलमा ही खाबा वास्ता है, सुबह खा लियो, दोपहर खा लियो, शाम को खा लियो, 3 टाइम खा डट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें शरीर दिया भगवान, माइंड दियो, तो बिन काम में लिया करो भाई पढ़ने वास्ते। तो बताओ देखे अब आपके क्षेत्र में जो नगर पालिका उसका अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महानगर निगम। ऐसा कुछ है नहीं भाई। और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसका जिक्र किया गया है। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगरीय स्वशासन से संबंधित है। 73वां किससे? ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। आगे देखिए, बिजोलिया लेक के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए भाई, बिजोलिया लेक के अनुसार सांबर झील जो कहां पर है? ये आपके नागौर, अब बोले तो डीडवाना, कुचामन और ये जयपुर, इन दोनों के बीच में यहां पर एक झील है। यहां पर एक झील है, उस झील का नाम क्या है? सांबर झील है। सांबर झील। इस सांबर झील का निर्माण किसने करवाया भाई? इस सांबर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव ने। वासुदेव चौहान द्वारा सांबर झील का निर्माण करवाया जाता है बिजोलिया लेक में, ऐसा जिक्र किया गया। अजयराज कौन था भाई? ये अजमेर का संस्थापक था। अजयराज कौन था? अजमेर का संस्थापक, अजमेर का संस्थापक था। और क्या किया था अजयराज ने? अजयराज अजमेर का संस्थापक था। इसने कब? 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना करता है अजयराज। अर्नोराज कौन था? इसी का पुत्र था भाई। ये क्या करता है? अर्नोराज आना सागर झील का निर्माण करता है। आना सागर है, आना सागर झील, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण, वराह मंदिर का निर्माण, वराह मंदिर का निर्माण करता है ये। और क्या करता है भाई? ये आपके जो अजयमेरु दुर्ग है, दुर्ग का निर्माण करता है। अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करता है। अर्नोराज जो इसका पुत्र है वो आनासागर झील का निर्माण करता है 1137 ईस्वी में। पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण भी इसके द्वारा करवाया जाता है। कानड़ देव का भी कर लेते। कहाँ के थे भाई? जालोर के शासक थे। आगे चलते हैं। ज्ञान समुंदर, बावनी, रामची, अटक नामक कृतियां का संबंध किस संत से है? अरे एक सुंदर सा संत था, उसका नाम क्या था? सुंदरदास।
किसका शिष्य था? संत दादू दयाल का। संत दादू दयाल का शिष्य, दयाल का शिष्य। इनका एक शिष्य और था, कौन? ये भी था भाई रजब भी। रजब बड़ा गजब था। कैसा था? जीवन भर दुल्ले के वेद में, जीवन भर दुल्ले के वेश में रहा। दोनों किसके शिष्य थे? ये दोनों शिष्य थे आपके संत दादू दयाल के। ये वही है जो फतेहपुर सीकरी अकबर के बुलावे पर जाते हैं। संत धन्ना कहाँ से संबंधित है? ये आपके टोंक के थे, जाति से जाट थे और निर्गुण भक्त थे। इनके किनके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे। अब देखिए संत पीपा, संत पीपा का जन्म कहाँ होता है? कहाँ होता है? कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए संत पीपा का जन्म कहाँ होता है। तो रजब जी जीवन भर दुल्हे के वेश में रहते हैं, संत दादू दयाल के शिष्य है, और सुंदरदास भी दादू दयाल के शिष्य है। ज्ञान समुद्र बावनी और रामचरी अटके सुंदरदास द्वारा लिखे जाते हैं भाई। इनके शिष्य कितने थे? संत दादू दयाल के 52 शिष्य थे, जिनको 52 स्तंभ कहा जाता है। संत पीपा का जन्म कहाँ होता है? कमेंट बॉक्स में बताओगे। जयपुर नगर का नक्शा किसके द्वारा बनवाया गया? बताओ। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या विद्याधर भट्टाचार्य, सवाई जय सिंह, पंडित गजाधर या मिर्जा इस्माइल? एमआई रोड। एमआई रोड का नाम सुना होगा। अरे घूमे होंगे एमआई रोड पे बाइक लेके से, है ना, पीछे बैठा के घूमे हो ना अपने दोस्तों को। वो एमआई रोड किनके नाम से? मिर्जा इस्माइल के नाम से। तो देखिए जयपुर के जो वास्तुकार है कौन? विद्याधर भट्टाचार्य। इसका राइट आंसर तो होगा ये। सवाई जय सिंह द्वारा जयपुर की स्थापना की जाती है। जयपुर की स्थापना, जयपुर की स्थापना की जाती है। कब की जाती है भाई? 18 नवंबर 1727 ईस्वी को की जाती है। तालकटोरा, तालकटोरा है क्या? नाम सुना है? तालकटोरा, ये तालाब कहाँ पर है? तालकटोरा तालाब जयपुर के बीचों बीच मिलेगा। मिलेगा क्या? देखना। देखिए तालकटोरा तालाब कहाँ है? जयपुर में है। तो सवाई जय सिंह इनके द्वारा क्या? सवाई जय सिंह क्यों बोलते हैं भाई इनको? देखिए एक हुए थे मिर्जा राजा जय सिंह, एक हुए थे सवाई जय सिंह। इनका दूसरा नाम क्या है? जय सिंह सेकंड। ये पहले वाले से सवाई थे। आपने बोले ना कि भाई जो और बढ़िया वजन के ओ तो भी हूँ सवाई है, तो मतलब है मिर्जा राजा जय सिंह से ये सवाई थे। ताकत वगैरह मतलब ज्ञान वगैरह मतलब गुणवान उनसे बोला जाता है कि उनसे ज्यादा गुणवान थे, तभी तो इनको नाम दे दिया सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा जयपुर की स्थापना की जाती है। वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। इनके द्वारा 5 जंतर मंतर, जंतर मंतर वेदशालाओं स्थापना की जाती है। वेदशालाओं की स्थापना 5, दिल्ली सबसे पुरानी, सबसे पुरानी, जयपुर सबसे बड़ी, 3 और है भाई, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। ये 5 जगह इनके द्वारा वेदशालाओं की स्थापना की जाती है, समय घड़ी की स्थापना की जाती है। आगे चलिए, कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? तो ये अपना प्यारा सा राजस्थान। कौन सा? प्यारा सा राजस्थान। इधर से एक नदी निकलती है एमपी के धार जिले से, एमपी के धार जिले से एक नदी निकलती है जो उल्टे यू की तरह बहती है, या बात करें अंग्रेजी के ए जैसी आकृति बनाती है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से बहती हुई फिर गुजरात की ओर बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है भाई। तो कौन सी नदी है? वो है आपके
माही नदी है। राजस्थान में नदियों की लंबाई के हिसाब से देखें तो सबसे लंबी नदी चंबल से 4 नदियां याद रखोगे लंबाई के अनुसार। नंबर 6 से चंबल, में से माही, बे से बनास और ले से लूणी। लंबाई के अनुसार ये चारों क्रम है। तो राजस्थान की दूसरे सबसे लंबी नदी कौन सी है? माही नदी। जो इसे क्या बोलते हैं? इसे कांठल की गंगा भी बोलते हैं, कांठल की गंगा, या आदिवासियों की गंगा भी बोलते हैं, आदिवासियों की गंगा भी बोलते हैं, आदिवासियों की गंगा भी बोलते हैं। आगे चलते हैं भाई। कटारी बांध से क्या से है? क्या ये गले का आभूषण है? देसी खेल है, एक प्रकार का वस्त्र है, ये वाद्य यंत्र है। तो कटारी बांध, अरे केरी बांध नाम सुना है क्या? तो बांध से आपको याद आ रहा है कि एक प्रकार का वस्त्र है। केरी बांध क्या है? अरे एक ओढ़नी है ना, तो वो वस्त्र ही है। तो कटारी बांध क्या है? एक प्रकार का वस्त्र है। आगे चलिए, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो देखिए भाई, राजस्थान का जो एकीकरण होता है 7 चरणों में होता है। 7 चरणों में होता है। चरण याद इस प्रकार से करने हैं कि आपको किसी और के चरण स्पर्श करने नहीं पड़े। किसके लिए? पढ़ाई के लिए। बाकी तो अपने बड़ों का सम्मान करने के लिए जरूर चरण स्पर्श किया करो भाई, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान है, वरना मुर्दे क्या है? अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। अरे झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है। 18 25 18 30 15 26 और 1। देखिए राजस्थान का एकीकरण मात्र 1 मिनट में देख लीजिए। 28 25 18 25 18 30 15 26 1। अब देखिए 2 मार्च, मतलब ये मार्च और ये मार्च, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल आ गया बीच में, वापिस मार्च आ गया। उसके बाद क्या करना है भाई? 15 30 15 15 मई कीजिए, 26 जनवरी कीजिए और 1 नवंबर। तो सभी को याद हो जाएगा, नवंबर। अठारह 25 18 30 15 26 1 2 मार्च 1 अप्रैल 1 मार्च 1 मई जनवरी और नवंबर। अब देखिए 3 1948 48 48 और 48, ठीक है। 2 गुण 50, 1949 1949, ठीक है। 1 50 1 1950 और 1 1956। ये राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न होता है। पुनः देख लीजिए 18 25 18 30 15 26 1 2 मार्च 1 बीच में अप्रैल, फिर मार्च मई जनवरी और नवंबर। 3 48 2 गुण 50 1 50 और 1 56। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में? 7 चरणों में संपन्न होता है। यहां से लेके यहां तक वर्तमान राजस्थान का निर्माण हो जाता है। राजस्थान के एकीकरण में आप जोड़ोगे तो समय निकल के आएगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, ठीक है। तो राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया? तो देखिए भाई, पहला कौन सा था? मत्स्य। दूसरा संघ भी बोलते हैं, तीसरा संयुक्त बोलते हैं, चौथा वृद्ध बोलते हैं, पांचवा संयुक्त वृद्ध बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, ये जो पांचवा चरण था इसमें इसका विलय कर लिया जाता है 4+1। जब चौथे चरण में मत्स्य संघ को मिला लिया जाता है तो संयुक्त वृत्त की स्थापना होती है। और ये कब होती है भाई? इधर से देख लीजिए, पांचवा चरण 1 2 3 4 और 5, 15 मई 1949। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 मई 1949। आगे देखिए, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? देखिए भाई, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, रासो, अमीर महाकाव्य,
ये 3 है, 3 अपन यहां पर पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान को आपने पढ़ ही लिया, इन्हें पृथ्वीराज तृतीय भी बोला जाता है। अजमेर के चौहान वंश के शासक थे, अजमेर के चौहान वंश के शासक थे। तो पृथ्वीराज विजय, विजय में जय आ रहा है, जैसे जयानक पढ़िए भाई, जयानक, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चंद्रबरदाई ने कौन सा पृथ्वीराज रासो लिखा? पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा। नयनचंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा, हमीर महाकाव्य लिखा नयनचंद्र सूरी ने। आगे देखिए, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर कौन सा है? अग्नि नृत्य, ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। कौन से? जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय कहाँ का है? बीकानेर का है। बीकानेर का प्रसिद्ध है अग्नि नृत्य, घूमर नृत्य, जिसे राजस्थान के सभी नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। गैर नृत्य, ये बिलू द्वारा, बिलू द्वारा किया जाता है। और कहाँ कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? मेवाड़ और मारवाड़, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। मुख्य तौर पे कौन सा? 3 स्टार लगा लीजिए, मेवाड़ का है। गैर नृत्य में जो डंडे काम में लिए जाते हैं, डंडों को क्या कहा जाता है? खांडा कहा जाता है, खांडा कहा जाता है, कहा जाता है। अब देखिए बम में, और इसके साथ में एक गीत भी गाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? रसिया कहते हैं। तो बम में रसिया, बम रसिया, ये कहाँ का है भाई? ये भरतपुर का। तो बम नृत्य भरतपुर, गैर नृत्य मारवाड़ और मेवाड़। मुख्य तौर पे बात करें भीलों द्वारा मेवाड़ में किया जाता है। घूमर नृत्य, जिसे राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। राज्य नृत्य भी है भाई, राज्य नृत्य भी है राजस्थान का। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय, बीकानेर का प्रसिद्ध है। आगे देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या कृष्ण कुमार गोयल थे? वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कार्यवाही क्या भाई? वर्तमान में कैलाश चंद्र मीणा, कैलाश चंद्र मीणा, चंद्र मीणा है कार्यवाही है। यदि बात करें आरपीएससी की, आरपीएससी तो वर्तमान में एक अध्यक्ष प्लस 7 मेंबर, मतलब इसकी संरचना तो होनी चाहिए 1 + 7 की। और अभी 7 सदस्यों में ही कौन है? कैलाश चंद्र मीणा, इनको कार्यवाही के बना रखा है। तो राजस्थान सेवा के, राजस्थान लोक सेवा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एसके घोष थे भाई। वर्तमान में कौन है? कैलाश चंद्र मीणा कार्यवाही के। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 62 वर्ष, इनमें से जो भी पहले होता है वहीं पर इनकी क्या है? कार्यकाल पूरा हो जाता है। या तो वो कैंडिडेट 62 वर्ष का हो जाए या फिर उसका कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाए, वहां तक इसकी नियुक्ति रहती है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा स्थान बीकानेर में नहीं है? टपुकड़ा। इसका राइट आंसर तो यही होगा। टपुकड़ा कहां पर है भाई? ये आपके अलवर में, अलवर में। पुंगल, कोलायत और लूणकरण सर, तीनों कहां पर है? ये आपके बीकानेर में। कोलायत कपिल मुनि का आश्रम है, यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है कोलायत बीकानेर में। आगे देखिए, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? यह आपको सवाल ये भी आ सकता है, राजस्थान में अनुच्छेद 356 का प्रयोग पहली बार कब किया गया? यदि बात करें आपातकाल के अनुच्छेद, तो 352, 356 और 360। 360 है वो आपके वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी लगा नहीं है। तो देखिए, राजस्थान की बात चल रही है, तो राजस्थान की बात करें तो 1967 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा। 67, 77, 80, 80 और 92। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 1967, 1977, 1980 और 1992। तो इसका पहला तो आंसर यही हो जाएगा अपना कि पहली बार कब हुआ? 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा। अब देखिए, इस समय राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री राज्यपाल, मुख्यमंत्री राज्यपाल। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में यहां से सवाल पूछा जाता है तो याद कर लेते हैं भाई। मोहन हरि, ठीक है, मुख्यमंत्री की याद करनी है, मोहन हरि।
अरे दोनों देवताओं के से नाम लग रहे हैं ना, मोहन हरि बेरू बेरू, बेरू जी महाराज की, अरे बोलते हो ना आप, तो मोहन हरि बेरू बेरू। मोहनलाल सुखाड़िया जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। इनकी और क्या खासियत है कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसलिए इनको हम और याद करते हैं। हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। तीसरी बार कौन थे? भैरू सिंह शेखावत थे, भैरू सिंह शेखावत थे। चौथी बार भी कौन थे? भैरू सिंह शेखावत थे। अब देखिए इससे भी शानदार तरीके से याद हो जाएंगे आपको राज्यपाल। राज्यपाल की यदि बात करें तो संपूर्ण त्याग किसने किया था? रघुकुल तिलक ने किया था। रघुकुल तिलक, रघुकुल रीत सदा चली आई। श्री राम जी का नाम याद आ रहा है ना? तो देखिए संपूर्ण से संपूर्णानंद, संपूर्णानंद, संपूर्ण त्याग, संपूर्णानंद। त्याग बोले तो वेदपाल त्यागी, वेदपाल त्यागी राज्यपाल थे जब दूसरी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा। तीसरी बार लगा तब रघुकुल तिलक है, रघुकुल तिलक है, रघुकुल तिलक। और चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो चन्ना रेड्डी थे भाई, एम चन्ना रेड्डी थे। ये है 4 राज्यपाल और 4 मुख्यमंत्री जब राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। यहां तक कंप्लीट है भाई। इनको थोड़ा थोड़ा अलग कर देते हैं, राज्यपाल के चक्रा लगा देते हैं। पहली बार 1967, दूसरी बार 1977, तीसरी बार 1980, चौथी बार 1992। राजस्थान में 4 बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ है। आगे चलिए भाई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है, क्या माना जाता है? आदिनाथ का स्मारक, स्तंभों का स्मारक, प्रतिष्ठितियों का, प्रशस्तियों का स्मारक, हिंदुओं का स्मारक। तो देखिए ये कीर्ति स्तंभ जो है जैन धर्म से संबंधित है, आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। ये कैसा है भाई? 7 मंजिला है, 7 मंजिला है, 7 मंजिला है। और बात करें विजय स्तंभ की, विजय स्तंभ ये 9 मंजिला है। किसने निर्माण करवाया? कुंभा ने, कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। और इसका किसने करवाया? कमेंट बॉक्स में बताओ। देखिए जैन धर्म से संबंधित है, कौन सा जीजा था वो भी बता देना कमेंट में। किसने करवाया था? राज्य माध्यिकता व राज्य लोक सेवा आयोग उपाध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए भाई राज्य माध्यिकता कौन है वर्तमान में? वर्तमान में, वर्तमान राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता वर्तमान राज्य अधिवक्ता है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है भाई। राज्य लोकसेवा आयोग को हमने पिछली स्लाइड में देखा है। वैसे भी खलियान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? चाक कहते हैं भाई। कि ठीक है ये हमारी राशि, इसको चाक दिया है, ये अपनी है तो चाक कहते हैं। लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर में किस संप्रदाय की उपपीठें हैं? तो देखिए निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? सलेमाबाद, सलेमाबाद किशनगढ़ में है। किशनगढ़ में प्रमुख पीठ है। नीमबारक बे आ रहा है, बे से बे याद रख लेना। सलेमाबाद जसनाती प्रमुख पीठ कहाँ पर है? कतरियासर, कतरियासर बीकानेर। बिश्नोई संप्रदाय मुकाम, गौड़ीय संप्रदाय गोविंद देव जी जयपुर। तो ये यहाँ पर इनकी प्रमुख पीठ है भाई। जो 20 + 9 = 29 नियम जिन्होंने अपनाए वो विश्नोई कहलाए, जिन्होंने 36 नियम अपनाए वो जसनाती कहलाए। इनके कौन है संस्थापक? है आपको जसनाथ जी महाराज। और इनके कौन है? जाम्बो जी। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? इस कारण ये दर दर भटकते थे। इसी वजह से इनको राजस्थान का भूला बिसरा राजा कहा जाता है।
भूला बिसरा राजा कहा जाता है, भूला बिसरा राजा कहा जाता है, प्रतापगा अग्रगामी कहा जाता है, अग्रगामी कहा जाता है। किसको? एक ही तो है, राजा मालदेव का पुत्र है रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन ये अकबर के दरबार में जाते हैं और वहां से लौट के आ जाते हैं बगैर किसी अधीनता स्वीकार किए। बाकी लगभग राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी भाई। तो महाराजा अजीत सिंह ये महाराजा जसवंत सिंह का पुत्र था और राव उदय सिंह रावचंद्र सेन का भाई था। दोनों किसके? राजा मालदेव के पुत्र थे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सांझी पूजन किसका लोकप्रिय है? तो ये कुंवारी कन्याओं का है। अरे कोई ऐसा पूजन आता है क्या जिसपे कुंवारे लड़के भी करते हैं और उनको छोरी मिल जाए, मतलब उनकी शादी हो जाए? ऐसा तो कोई त्योहार ही नहीं आता, ऐसी कोई पूजा ही नहीं होती, तभी अधिकतर है कुंवारे घूमते हैं। तो होना चाहिए ना भाई एक ऐसा, जैसे कुंवारी कन्याओं का सांझी पूजन होता है तो वैसे कुंवारे लड़कों का भी होना चाहिए, होना चाहिए ना? नहीं होता बेचारे, क्या करे। अरे पूजन की जरूरत नहीं है, नौकरी लग जाना आप, आपकी भी शादी हो जाएगी। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ था? तो देखिए भाई नसीराबाद। 1857 की क्रांति 28 मई 1857 यहाँ से क्रांति का। राजस्थान में बिगुल बसता है कहाँ से? नसीराबाद अजमेर से। आबू, आबू देखिए इनका सर्दियों में रहता था पॉलिटिकल रेजिडेंसी, मतलब ये सर्दियों में इनका मुख्यालय यहाँ पर रहता था और गर्मियों में या मुख्य तौर पर यदि बात करें तो कहाँ पर रहता था? अजमेर में। तो मुख्यालय कहाँ पर था? अजमेर में था भाई। आगे देखिए राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा था भाई? ये आपके क्या पिछोला है, जैसलमेर है, सांबर है या नक्की झील? नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही। ऐसा बोला जाता है इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद के किया था। ये कहाँ पर है? सिरोही में। सांबर झील प्रशासनिक तौर पर जयपुर में है। जैसलमेर झील कहाँ पर है? ये आपके उदयपुर में। पिछोला झील में नटनी का चबूतरा है। नटनी, अरे एक नटनी थी जो ख्याल दिखाने में, मतलब करतब दिखाने में उसे महारत हासिल थी। इसकी प्रशंसा के शब्द जो है उस समय राणा लाखा के पास पहुंचते हैं। लाखा बोलते हैं कि उनको लेकर आइए, मैं भी करतब देखना चाहता हूं। तो लाखा के दरबार में आती है ये नटनी और नटनी को बोला जाता है कि आप एक खंबा इधर लगा के एक खंबा उधर लगा के, मतलब इस पूरी झील जो पिछोला झील है इसके एक किनारे पर खंबा इधर लगाइए, दूसरा उधर लगाइए, फिर रस्सी बांधिए और उसको ऊपर आप चल के इधर से उधर पार कर लीजिए, आपको आधा साम्राज्य दे दिया जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि लगभग आधी झील क्रॉस कर ली थी इस नटनी ने। तभी राजा के जो मंत्री थे, सामंत थे, उन्होंने रस्सी को काट दिया और वो नटनी इस झील में समा गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। राजा जी का जो है वचन तो उसी के साथ ही वहां दफना दिया गया, उस झील में चला गया, लेकिन एक चबूतरा बना दिया गया नटनी का, जो कहां पर है? पिछोला झील में है भाई। चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ है? चूलगिरी जैन मंदिर क्या जोधपुर में है, धौलपुर में, उदयपुर में या जयपुर में? तो चूलगिरी जो जैन मंदिर है वो आपके जयपुर में है। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? बताओ। देखिए जोग जलप्रपात किस नदी पर है? ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं, होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है भाई, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। आगे के सवाल या जो चौथा पेपर है वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किस तरीके से लगी आपको क्लास, क्योंकि आपका मोटिवेशन हमारी ऊर्जा है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।